लेकिन ये लोग जानबूझ करके अपने आपस में लड़ा करके हम लोग को मार देना चाहते हैं। In 1526, Babur began establishing the Mughal dynasty in India. वो कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है। 1528 ईस्वी में मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जाता है, जो कि मुगल एम्पायर बाबर के अंडर में होता है। ये विवाद तब से शुरू होता है जब से बाबरी मस्जिद बन जाता है उस जगह पे। हालांकि बनाने के लिए तो और कई जगह खाली थे, लेकिन मस्जिद बनना वहीं पे था। इसके बाद वहाँ पे विवाद शुरू होता है, लेकिन उससे भी पहले हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार कि विक्रमादित्य जो कि ग्रैंडसन ऑफ देव इंद्र के हैं, वो अयोध्या में भगवान राम जो कि विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, उनके लिए वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसके बाद 11वीं शताब्दी में गढ़वाला डायनेस्टी के द्वारा फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया जाता है मंदिर को। इसके बाद फिर मुगल एम्पायर जैसे ही आता है 16th सेंचुरी में, यानी कि 1528 ईस्वी में मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। इसके बाद से ही वहाँ पे विवाद शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस समय भी ये प्रॉब्लम नहीं था। इसके बाद ब्रिटिश का शासन आ जाता है। ब्रिटिश के शासन में 1853 से 1859 के बीच में लोग वहाँ पे पूजा करने के लिए जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे विवाद होने लगते हैं। लेकिन इसमें भी ब्रिटिश लोग एक बैरियर बना देते हैं, जिसमें कि मस्जिद को सेपरेट कर दिया जाता है। अंदर का हिस्सा इस्लाम के लिए और बाहरी का हिस्सा हिंदू के लिए कराया जाता है, ताकि लोग विवाद ना करें। लेकिन समस्या तब हो जाता है जब ब्रिटिश काल खत्म हो जाता है। फिर भारत आज़ाद होने के बाद 1949 में एक बड़ा घटना घटता है, जो कि 22 दिसंबर 1949 की बात। इसमें कुछ हिंदू ग्रुप जो कि मस्जिद के अंदर जाकर एक मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, जिससे कि लोग अगले ही दिन आकर वहां पे पूजा करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं, और फिर लोग वहां पे पूजा करने लगते। हालांकि इसमें भी किसी भी तरीके का समस्या नहीं हुआ। फैजाबाद के मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं और पूजा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं होता है। एक सवाल जो हमेशा से रहा था कि बाबरी मस्जिद या फिर राम मंदिर। फिर मुस्लिम लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं और इस मामले को बताते हैं। इसके बाद फिर वहां के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ताकि विवाद को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके बाद फिर 4 जनवरी 1984 को मस्जिद के पिछले हिस्से पर हनुमान झंडा फहराया जाता है। 11 जुलाई 1984 को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक मीटिंग किया जाता है और निर्णय किया जाता है, ताकि और लोगों को जागरूक करे अपने मंदिर के बारे में। और इसके लिए काफी सारे लोग तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, जिससे कि कार सेवकों को जागरूक किया जा सके। कार सेवक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी अपने धर्म के प्रति अवेयर रहते हैं, उसके लिए हमेशा तैयार रहते वो कार सेवक हैं। इसके बाद फिर 25 सितंबर 1984 को सीतामढ़ी से राम की जन्मभूमि तक रथ यात्रा निकाला गया और इसे संपन्न किया। और इसके बाद धर्म यात्रा शुरू किया जाता है, जिसमें कि लोगों को अवेयर किया जाए, कार सेवकों की संख्या बढ़ाया जाए और उन्हें जागरूक किया जाए। इसके लिए अयोध्या से लखनऊ तक एक धर्म यात्रा शुरू किया जाता है, और लखनऊ में काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और ये रथ यात्रा 11 बजे लखनऊ पहुंचता है। लेकिन इसमें समस्या तब हो जाता है जब इस धर्म यात्रा को, यानी कि ये जो यात्रा चल रहा था, इसे दिल्ली तक पूरा करना था। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाता है जब 31 अक्टूबर 1984 को पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, और इस रथ यात्रा को गाजियाबाद में ही रोक दिया। इसके बाद 1 फरवरी 1986 को गेट ओपन कर दिया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ जरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं, जो कि सोमनाथ से अयोध्या तक शुरू किया जाता है, जो कि तकरीबन 550 लोग अपने जान गंवा देते हैं। इसमें भी 1987 से 88 के बीच में एक और सीरियल आया था, जो कि रामायण और महाभारत काफी फेमस हुआ था, और काफी लोग इसके बारे में देखते हैं। और जैसे ही ये सीरियल हिंदी में आया था शुरुआती तौर पे, तो काफ़ी सारे लोगों को हिंदी सही से समझ में नहीं आता था। हिंदी तब समझ में आया जब लोग धीरे धीरे जागरूक हुए और एजुकेशन से जुड़े। लेकिन उस समय प्रॉब्लम तब हुआ, रामायण में बताया गया हर एक कहानी को लोग समझे, और इसके बाद टेलीविज़न का काफ़ी ही ज़्यादा उस समय एक डेवलपमेंट हुआ, और लोग टेलीविज़न के साथ जुड़े, और फिर लोग अपने बारे में जाने और अपने धर्म के बारे में अवेयर हुए, और काफ़ी सारे कार सेवक उस समय बढ़ गए। तो ये सीरियल का भी इम्पैक्ट काफ़ी ही ज़्यादा पड़ा इसमें। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि रथ यात्रा लेकर चल रहे थे, उन्हें बिहार में
अरेस्ट कर लिया जाता है। जिस समय ये अरेस्टेड होते हैं उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद थे और फिर इस रथ यात्रा को रोक दिया जाता है। 6 दिसंबर 1992 को काफी सारे कार सेवक आकर उस बाबरी मस्जिद को डिमोलाइज करते हैं और गिरा देते हैं। इसके बाद वहां पे एक टेम्पोररी मंदिर खड़ा कर दिया जाता है। ये घटना तब होता है जब यूपी में बीजेपी की सरकार आ जाती है। बीजेपी हमेशा से ही राम मंदिर के समर्थन में थी, इस बात को मानना होगा, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 356 को लगाकर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। यूपी गवर्नमेंट का पावर प्रेसिडेंट के अंदर चला जाता है। इसके बाद फिर उस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है और वहां पे जितने भी कार सेवक लोग थे उन्हें कैसे भी तरीके से रोका जाता है। 2 फेमस लोगों का नाम भी आता है इसमें, कोठारी ब्रदर्स, जो कि आपने शायद कहीं पे भी सुना भी हो। सबसे पहले कोठारी ब्रदर्स राम कोठारी और शरद कोठारी 2 भाई थे जो विश्व हिंदू परिषद के मेंबर ही थे और इनकी भी हत्या हो जाती है इसी कार सेवकों में। यानी कि जब ये बाबरी मस्जिद का डिमोलाइज होता है, जब तोड़ा जाता है, उसी दौरान में वहाँ पे पुलिस फोर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे अनेक लोगों की जान जाता है इस चीज़ में और काफ़ी सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया। इसके बाद फिर इस केस के ऊपर काफ़ी कार्रवाई लंबे समय तक चलता है। तो इसमें इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा फाइनली एक डिसीजन आता है। मस्जिद का जो भी हिस्सा था वो 3 भागों में बराबर बांट दिया जाता है और इस चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है और इसके बाद इस डिसीजन को डिक्लाइन करते हुए अपील करती है और ये सारा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इसके बाद फिर फाइनली इस केस के ऊपर कार्रवाई होता है 2019 में और इसका निर्णय फाइनली जब बीजेपी की सरकार आती है उस समय होता है। इस केस का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है जो कि जनवरी 2019 से इस केस के ऊपर सुनवाई शुरू हो जाता है और ये केस काफी लंबे अरसे तक चलता है। सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला दूसरा सबसे बड़ा केस माना जाता है जो कि 40 दिनों तक चला था। केस का निर्णय 5 फरवरी 2020 को फाइनली आता है। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक जो भी बाबरी मस्जिद बना था उसके पिलर में पाया जाता है कि वो 11वीं सेंचुरी का था, यानी कि उस समय का जब गढ़वाल डायनेस्टी मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करवाई हुई, यानी कि इसका कनेक्शन 11वीं शताब्दी से मिलता है। हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे जिसके ऊपर ये मस्जिद खड़ा था वो सब जना मंदिर के पिलर्स थे। लोगों ने जब डेटिंग करने के लिए देख कोशिश किया तो ज्वेल संजरी की और इसके बाद फिर इसी के आधार पे और भी काफी सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि वो जो एरिया है यानी कि 2.77 एकड़ का जो एरिया है जिसमें बाबरी मस्जिद बना हुआ है वो पूरा जाता है राम लल्ला विराजमान को, जिसमें कि राम मंदिर का निर्माण हो। उसके बाद फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का है उन्हें भी 5 एकड़ का जमीन मिलेगा जिसमें वो अपना मस्जिद निर्माण करेंगे। और इस निर्णय के बाद वहाँ पे राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक ट्रस्ट बनाया जाता है जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा। ट्रस्ट से पहले इस केस की जिताने वाले के प्रसरण थे। इस ट्रस्ट के द्वारा टोटल 3500 करोड़ का डोनेशन हो जाता है जिसमें कि 1800 करोड़ का एस्टिमेट खर्चा बताया जा रहा है जो कि राम मंदिर के निर्माण में किया गया। इसके बाद भी और काफी सारे पैसे बचे हैं, लेकिन इन सब पैसे को फिर से यूज किया जाएगा जब इसे रिकंस्ट्रक्ट या रीमेंटेनेंस या मेंटेनेंस में कहा जाए, उस दौरान में इस पैसे का उपयोग किया जाए। लेकिन इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसे फंड किए जाने थे, लेकिन वो सारा पैसा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, क्योंकि पैसा अभी सेव। चंद्रकांत सोमपुरा जो कि इस मंदिर के मेन आर्किटेक्ट हैं और उनके बेटे आशीष और निखिल सोमपुरा जो कि इनके साथ काम करते हैं। और ये जो मंदिर बना है उसका डिजाइन IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई और IIT बॉम्बे, सूरत और इसके अलावा कई और रिसर्च सेंटर से भी लिया गया है और इस मंदिर का डिजाइन बनाया है। इसमें काम करने वाले कई और भी कंपनी थी जैसे L&T और टाटा का, ये सब कंपनियां और भी लोकल कोई कंपनियां इसके साथ काम करके इस मंदिर का निर्माण करा। इस मंदिर को निर्माण कराने के लिए टोटल 70 एकड़ का एरिया यूज किया गया है जिसमें 70% ग्रीनरी है और 30% में मंदिर वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया गया है। मेनली 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था। इसके बाद मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया और सोमपुरा फैमिली के मुताबिक इस मंदिर को बनाने के लिए जितने भी खर्चे किए गए हैं इससे इस मंदिर का लाइफ काफी 1000 वर्ष तक सही रहेगा और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, यानी कि भूकंप आने पे भी इस पे कुछ नहीं होगा। वैसे मंदिर की दूरी अयोध्या रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर का है जिसका सफर पूरा करने के लिए आपको 10-15 मिनट लग जाए। इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए काफी सारे लोगों के पास इन्विटेशन मिले हैं जिसमें से कई सारे पॉलिटिशियन भी हैं, कई सारे एक्टर्स हैं और कई सारे स्पोर्ट्स से भी जिनको बड़े बड़े लोगों को इन्विटेशन मिला है। हालांकि इससे इस बात का कोई कनेक्शन नहीं है कि आम लोगों का परमिशन नहीं है। आम लोगों का परमिशन होगा लेकिन 22 जनवरी के बाद। राम मंदिर का निर्माण क्या सही था या फिर इसमें किए गए डिसीजन क्या सही होंगे और इससे क्या आम लोगों के ऊपर फायदा होगा? वैसे तो ये ज्यादा लोगों का सवाल नहीं था।
हालांकि काफ़ी सारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि फालतू विवादों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करती थी, जैसे कि राम मंदिर निर्माण के ऊपर, तो इसका मुद्दा एक खत्म होना भी जरूरी था। और आने वाले जो भी समय है या फिर जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें कोई और चर्चा या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर बात हो तो ज़्यादा अच्छा हो।